वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत टॉपिक कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, यानी कि कहानी और नाटक में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। तो देखिए आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि कहानी और नाटक भले ही गद्य साहित्य की दो अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन उनमें अनेक समानताएं होती हैं। जैसे आप इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे कि कहानी और नाटक दोनों में ही एक कहानी होती है, यानी कि एक स्टोरी होती है जिसका धीरे धीरे विकास होता है, आरंभ, मध्य और अंत होता है। ठीक है। दूसरी समानता क्या है कि दोनों में पात्र एवं परिवेश होता है। पात्र यानी कि चरित्र चित्रण, कैरेक्टर जिसे कहते हैं, और परिवेश का मतलब होता है दोनों में एक वातावरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों में, यानी कि कहानी और नाटक दोनों में ही कहानी का क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, आरंभ होता है, मध्य होता है, फिर अंत होता है, द्वंद्व होता है और संवाद होते हैं। दोनों में ही कुछ मानसिक द्वंद्व होते हैं पात्रों के बीच में, साथ ही संवाद होते हैं। संवाद यानी कि कथोपकथन, जो स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कहानी और नाटक दोनों में ही चरम उत्कर्ष होता है। चरम उत्कर्ष दैट मीन्स क्लाइमेक्स होता है। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कहानी और नाटक में क्या क्या असमानताएं होती हैं, यानी कि कहानी और नाटक में अंतर क्या होता है। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने एक साथ ही इन्हें लिया है। ठीक है। तो अब तक तो हमने समानताएं देख ली हैं, अब हमें समझना है कि कहानी और नाटक में बेसिकली अंतर क्या होता है, क्या क्या इनके बीच में असमानताएं होती हैं। तो देखिए कहानी और नाटक दोनों ही गद्य की विधा है, फिर भी दोनों में कुछ असमानताएं होती हैं। अब असमानता को अधिकतर हम जो हमारी हिंदी में होता है उसमें हम इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। तो आप इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। हमने दो बना लिए पार्ट, एक कहानी एक नाटक। अब आप लिखेंगे, आप चाहे तो ऐसे पॉइंट डाल करके दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे एक पहला पॉइंट डालेंगे तो आप यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला अंतर क्या है दोनों में कि कहानी गद्य की कथात्मक विधा होती है। कथात्मक यानी कि एक स्टोरी होती है, कथा होती है, जिसे पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत नाटक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को मंच पर मंचित किया जाता है, इसमें अभिनय करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। अब कहानी तो सिंपल है कि लेखक इसे लिखने का काम करते हैं और पाठक इसे पढ़ते हैं या फिर किसी के द्वारा सुनाई जाती है। ठीक है। लेकिन नाटक का जो संबंध है वह लेखक, निर्देशक, दर्शक तथा श्रोताओं से होता है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। जैसे लेखक नाटक को लिखते हैं, निर्देशक होते हैं, क्योंकि इसमें अभिनय करना होता है तो एक निर्देशक जरूरी है जो कि हमें निर्देशित कर सके कि कैसे क्या करना है, कैसे अभिनय करना है। इसके लिए दर्शक होते हैं यानी ऑडियंस होती है। साथ ही इसमें श्रोता होते हैं, श्रोता यानी कि सुनने वाले, क्योंकि जो नाटक होता है वो सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि रेडियो पर भी आता है। तो पहले जब रेडियो पर आता था तब उसे सुना जाता था, तब उसमें देखा नहीं जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या अंतर है कहानी और नाटक में कि कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है, लेकिन नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि नाटक में दृश्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर है कि कहानी में मंच सज्जा, प्रकाश एवं संगीत का
कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि कहानी हमें या तो सिर्फ पढ़नी होती है या सुननी होती है, तो उसमें डेकोरेशन, लाइट या म्यूजिक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो नाटक होता है, क्योंकि इसे मंच पर मंचित किया जाना होता है, मंच पर इसका अभिनय करना होता है, इसलिए मंच सज्जा यानी कि डेकोरेशन, संगीत और प्रकाश का विशेष महत्व होता है। आप यूं कह सकते हैं कि इन सब के बिना तो नाटक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और क्या अंतर होता है कि कहानी में जीवन की किसी एक घटना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, किसी एक घटना का ही प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है, क्योंकि कहानियां बहुत बड़ी नहीं होती हैं। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत नाटक में जीवन के विविध पक्षों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ये हो गए आपके दो प्रश्न। इसमें समानता क्या है, यानी कि कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या अंतर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आपका प्रश्न हो सकता है कि नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप उसके आंसर कैसे लिखेंगे कि किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अब हम इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। अब देखिए कि जब हम किसी कहानी को नाटक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो कहानी में जो एक स्टोरी होती है, जो स्टोरी चलती है, जब हम उसे मंच पर मंचित करते हैं, यानी कि मंच पर जब उसका अभिनय किया जाना होता है, तो उस समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। संवाद यानी कि जो कथन होते हैं। अब देखिए, कहानी लिखते समय तो बड़े बड़े सेंटेंस, कठिन शब्दावलियों का प्रयोग भी कर दिया जाता है, लेकिन जब उसे नाटक के रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं और मंच पर उसका अभिनय करना पड़ता है, तो जो बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बोलने में दिक्कत होती है, और कठिन शब्दावलियों का जब प्रयोग होता है तो उसे दर्शक गण को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें तोड़ करके छोटा किया जाता है, साथ ही कठिन शब्दावलियों के जगह पर सरल सरल छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि पात्र को बोलने में भी सुविधा हो, यानी कि जो अभिनय कर रहा है उसको अभिनय करने में सुविधा हो, और जो ऑडियंस होती है, जो हमारी दर्शकगण बैठे होते हैं, उन्हें उस भाषा को और उन शब्दावलियों को समझने में भी सुविधा हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि संगीत, ध्वनि, मंच सज्जा और प्रकाश की व्यवस्था में समस्या आती है। आप जानते हैं कि कहानी में जो स्टोरी चलती है उसे जब नाटक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो नाटक में क्या होता है, दृश्य दिखाने होते हैं। तो कहानी में तो बातें सिर्फ लिख दी जाती हैं, लेकिन जब उसे अभिनय करना पड़ता है तो उसमें उस दृश्य के अकॉर्डिंग मंच सज्जा होती है, यानी कि स्टेज का डेकोरेशन करना पड़ता है। उसके मतलब कौन सा सीन शूट हो रहा है, दिन का है कि रात का है, उसके हिसाब से लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ में आप जानते हैं कुछ म्यूजिक और ध्वनियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब की व्यवस्थाओं में भी समस्या आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। पात्रों के द्वंद्व क्या है? देखिए, जब बहुत सारी बातें होती हैं जो व्यक्ति के मन में चल रही होती हैं, तो उसका किस प्रकार से अभिनय करना होता है, उसको अभिनय के अनुरूप बनाने में, यानी कि किस प्रकार से उसका एक्टिंग किया जाए, इसमें समस्या आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पात्रों के मनोभावों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। तो मन के भाव, यानी कि वही जो मन में जो द्वंद्व चल रहे होते हैं, उन बातों को किस प्रकार से नाटक के रूप में परिवर्तित किया जाए, ताकि वह प्रेजेंट भी हो जाए और दर्शक गण को समझ में भी आ जाए। तो यहां पर भी समस्या आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में
संवादों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संवाद का मतलब क्या होता है, जिसे दूसरे शब्दों में कथोपकथन भी कहा जाता है। तो देखिए, कहानी की तरह ही नाटक में भी संवादों के द्वारा ही घटनाक्रम का विकास होता है। अतः कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य लिखने के जस्ट बाद ही कथा वस्तु के अनुसार, यानी कि कहानी में जो स्टोरी चलती है उस स्टोरी के अनुसार ही संवाद लिखे जाने चाहिए। और संवाद अब कैसे होने चाहिए? तो जो संवाद होते हैं वह संक्षिप्त यानी कि छोटे होने चाहिए, पात्रानुकूल यानी कि जिस कैरेक्टर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय, यानी कि मंच पर जो व्यक्ति जिस कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहा होता है उसके अनुसार होनी चाहिए, साथ ही प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए और सामान्य बोलचाल की भाषा में वो संवाद होने चाहिए। सरल भाषा होनी चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए। अभी बताया है कि जिससे पात्रों को बोलने में भी सुविधा हो और दर्शक गण उसे भली प्रकार से समझ सके। इसके लिए हम मूल कहानी के, यानी कि जो मेन स्टोरी होती है उसके संवादों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, जो कठिन शब्दावलियां होती हैं, उन्हें तोड़ करके उनकी जगह पर छोटे छोटे सेंटेंस बनाए जाते हैं और कठिन शब्दावलियों की जगह पर सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आवश्यकता अनुसार और यदि जरूरत पड़े तो नए संवादों की, छोटे छोटे नए संवादों की रचना भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉइस ओवर क्या है? वॉइस ओवर क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, पात्रों के मानसिक द्वंद्व अर्थात मनोभावों की प्रस्तुति के लिए अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे ना कि बहुत सारी बातें जो मन में चलती हैं उसे किस प्रकार से प्रेजेंट करना होता है, इसके लिए आजकल वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसी ध्वनि होती है जो दर्शकों को सुनाई तो देती है परंतु पात्र बोलता नहीं है। अब देखिए, नाटक में क्या होता है ना, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखने के लिए इतना काफी है। ठीक है, देखिए, जब नाटक पर अभिनय करना होता है तो पात्र उस समय वहां चुपचाप खड़ा होता है और पर्दे के पीछे से कोई उसे बोलता है, यानी कि उसके मन में क्या बातें चल रही होती हैं वह पर्दे के पीछे से बोला जाता है। ये तो नाटक की बात हुई, लेकिन आप इसे देखते हैं, जैसे जब आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उस समय आप देखते हैं क्या होता है कि मतलब टीवी में किस प्रकार से इसे प्रस्तुत किया जाता है। ये समझ लीजिए कि आप देखते हैं कि कोई मान लीजिए कोई सिचुएशन है जिसमें वो कैरेक्टर कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो उस समय बोलता नहीं है, यानी कि कोई परिस्थिति है उसमें बोलना नहीं चाहता है, तो वो उस समय वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है, लेकिन उसी की आवाज में पीछे से आप देखते हैं कि ऐसे गोल सा करके दिखाया जाता है कि वो कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाटक में वॉइस ओवर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।